दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री को ऑलरेडी कवर कर लिया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों, वह था भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रश्नों को हम देख रहे थे, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 2014 तक के प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर लिया है। और हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व में हम लोगों ने 2014 तक के प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर लिया है। 2013 के प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों और देखेंगे हमारे इस टॉपिक से यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व से 2013 में हमारे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए, 2013 में जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। क्या है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व हमारे बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ऑप्शन बी हम सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों। 2013 में जो हमारे आगे के प्रश्न पूछे गए हैं डीपीएसपी से संबंधित वह देखेंगे। यहाँ देखिए, कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए क्या है दोस्तों, आधारभूत है। क्या है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए क्या है दोस्तों, आधारभूत हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे राज्य की नीति के निदेशक तत्व। क्या है, फिर देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत भाग 4 के अंतर्गत दिए गए हैं। और राज्य की नीति के निदेशक तत्व को दोस्तों हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, 2012 में पूछे गए जो हमारे डीपीएसपी से प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, तो सही आंसर कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में क्या होते हैं दोस्तों, प्रतिबिंबित होते हैं। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे वह दोस्तों केवल 2 और 3। क्या है, सही आंसर मार्क करेंगे केवल सेकंड और थर्ड। फिर देखिए, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में क्या होते हैं दोस्तों, प्रतिबिंबित होते हैं। तो दूसरा कह रहा है दोस्तों ग्राम पंचायतों को संगठित करना, और तीसरा कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। यह दोस्तों हमारे जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं सेकेंड और थर्ड, यह हमारे गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में क्या दोस्तों, प्रतिबिंबित होते हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकेंड और थर्ड। ठीक है, फिर देखिए, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में क्या दोस्तों, प्रतिबिंबित होते हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों, वह है हमारा विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, देखेंगे हमारे विधायिका टॉपिक के तहत कौन कौन से प्रश्न हमारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए 2023 में जो इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न है उसको हम देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों क्या, कि भारतीय संविधान में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि भारतीय संसद में क्या है, कह रहा है भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। क्या है,
जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। ठीक है, कह रहा है फिर जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। क्या है, कह रहा है जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों यहाँ थर्ड पॉइंट हमारा कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमत होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन इसमें सही दिया गया है। ठीक है, केवल एक कथन हमारा सही दिया गया उसमें। ठीक है, चलिए व्याख्या इसका हम देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है व्याख्या यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए दोस्तों कह रहा है हमारा कि वित्त विधेयक जो है वह संविधान के अनुच्छेद 110A के तहत क्या है, परिभाषित धन विधेयक है। क्या है, यहाँ देखें, कह रहा दोस्तों कि वित्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110A के तहत परिभाषित क्या है दोस्तों, हमारा धन विधेयक है। ठीक है, कह रहा है इसे अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्या है, वित्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110A के तहत परिभाषित धन विधेयक है और इसे अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, पहला कह रहा है राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में क्या है, सीमित शक्तियां हैं दोस्तों। लोकसभा द्वारा पारित होने और राज्यसभा को प्रेषित होने के बाद यह धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता है। क्या है, राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में सीमित शक्तियां हैं दोस्तों। कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित होने और राज्यसभा को प्रेषित होने के बाद यह धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता है। इसे 14 दिनों के भीतर सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के विधेयक को वापस करना होगा। राज्यसभा द्वारा की गई किसी या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करना लोकसभा के विवेक पर निर्भर है। अतः जो हमारा प्रश्न था उसमें दोस्तों केवल कथन जो दूसरा दिया गया है वही कथन हमारा केवल सही है। यहाँ देखिए, कह रहा दोस्तों क्या कि जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती हैं। तो केवल हमारा सेकंड जो पॉइंट दिया गया था दोस्तों वह सही है। और क्या है, हमारा पहला और तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे दिया गया वह हमारा सही नहीं है। ठीक है, जिसकी व्याख्या हम नीचे देखेंगे। केवल सेकंड पॉइंट दोस्तों हमारा सही दिया गया है, यानी कि जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, वह केवल क्या, अनुशंसाएं कर सकती है। ठीक है, पहला और थर्ड पॉइंट गलत दिया गया है, नीचे हम व्याख्या देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, पहला हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, यहाँ दूसरा देखिए, कह रहा दोस्तों वित्त विधेयक के धन विधेयक की सभी शर्तों के अधीन हो। क्या है, वित्त विधेयक धन विधेयक की सभी शर्तों के अधीन होने के कारण राज्यसभा केवल इस पर सिफारिशें कर सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयक में ना तो संशोधन कर सकती है और ना ही इसे अस्वीकार कर सकती है, जैसा कि धन विधेयक के मामले में भी लागू होता है। अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि वित्त विधेयक के धन विधेयक की सभी शर्तों के अधीन होने के कारण राज्यसभा केवल इस पर सिफारिशें कर सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयक में ना तो संशोधन कर सकती है और ना ही इसे अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, कह रहा है और ना ही इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है, जैसा कि धन विधेयक के मामले में भी लागू होता है। अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। ठीक है, कथन एक कह रहा था कि जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। तो उससे संबंधित जो हमारा व्याख्या दिया गया है, कह रहा है कि वित्त विधेयक के धन विधेयक की सभी शर्तों के अधीन होने के कारण राज्यसभा केवल इस पर सिफारिशें कर सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयक में ना तो संशोधन कर सकती है और ना ही इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है, जैसा कि धन विधेयक के मामले में भी लागू होता है। अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर देखिए जो हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल सामान्य विधेयकों या वित्तीय विधेयकों पर लागू होता है, ना कि धन विधेयकों पर। क्या है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल सामान्य विधेयकों
या वित्तीय विधेयकों पर लागू होता है, ना कि धन विधेयकों, वित्त विधेयक सहित या संविधान संशोधन विधेयकों पर। अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है। हमारा कथन 3 क्या कह रहा था कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमत होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक क्या है, आवश्यक होती है। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है, क्योंकि संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल सामान्य विधेयकों या वित्तीय विधेयकों पर लागू होता है, ना कि धन विधेयकों, वित्त विधेयक सहित या संविधान संशोधन विधेयकों पर। अतः कथन 3 भी हमारा सही नहीं है। तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट दोस्तों सही दिया गया था। वह स्टेटमेंट क्या था? वह था हमारा कि जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, वह केवल दोस्तों अनुशंसाएं कर सकती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसमें जो सही आंसर है, उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो केवल एक हमारे कथन सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2022 में जो हमारे विधायिका से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसकी तरफ देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए ध्यानपूर्वक। चलिए देखिए दोस्तों, 2022 में जो पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की क्या हैं अनन्य शक्तियां हैं। क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं। तो याद रखिए दोस्तों, क्या सही आंसर मार्क करेंगे। कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, यानी कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, जबकि आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, यह भी गलत है दोस्तों। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, यह भी हमारा गलत है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सेकेंड, यानी कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला और थर्ड पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। फिर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं। तो याद रखें दोस्तों, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव क्या पारित करना। बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सेकंड। पहला और थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ कह रहा है दोस्तों हमारा कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना लोकसभा की क्या है, अनन्य शक्ति है। ठीक है, फिर कह रहा है जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों, जिसमें राज्यसभा के मंत्री भी शामिल हों, को त्यागपत्र देना पड़ता है। अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कह रहा है हमारा कि आपात की उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथा 1 महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर यह प्रवर्तन में नहीं रहती है, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर 6 माह के लिए प्रवर्तन में बनी रह सकती है। फिर कह रहा है कि परिणामतः आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों द्वारा किया जाता है। यह लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है। अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर देखिए, आपात की उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथा 1 महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर यह प्रवर्तन में नहीं रहती है, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर 6 माह के लिए प्रवर्तन में बनी रह सकती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि परिणामतः आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों द्वारा किया जाता है। यह लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है। अतः कथन 1 हमारा सत्य नहीं है। ठीक है, फिर दोस्तों देखिए हमारा क्या तीसरा कथन कह रहा था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव मूल सदन ओरिजिनेटिंग हाउस में विशेष बहुमत 2/3 द्वारा पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव को विचार हेतु दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि दूसरा सदन एक निरीक्षक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के अंतर्गत आता है। यह लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है। अतः कथन 3 भी हमारा सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव मूल सदन में विशेष बहुमत 2/3 द्वारा पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव को विचार हेतु दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन एक निरीक्षक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया जाता। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना दोस्तों लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के अंतर्गत आता है। यह लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है। अतः कथन 3 भी हमारा सही नहीं दिया गया है। प्रश्न क्या कह रहा था यहां देखें। प्रश्न कह रहा था दोस्तों हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं। तो याद रखें दोस्तों, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, केवल यही हमारी लोकसभा की अनन्य शक्ति है। बाकी फर्स्ट और थर्ड हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है,
आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना यह भी सही नहीं है और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना यह भी हमारा सही नहीं है। हम लोगों ने डिटेल व्याख्या देख लिया है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2022 में जो हमारा विधायिका से संबंधित दूसरा प्रश्न पूछा गया उसकी तरफ देखेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। कह रहा है कि भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों कि यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। क्या है, कह रहा है कि यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा कि यह कानून कोई समयावधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं, तो केवल दूसरा पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, फिर कह रहा है पहला पॉइंट गलत दिया गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि यह कानून कोई समयावधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, जबकि हमारा पहला पॉइंट दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है यहाँ देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, इसकी व्याख्या हम पहला जो गलत दिया गया क्यों दिया गया है देख लेंगे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दल बदल विरोधी कानूनों के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि, क्या है कह रहा है, देखें यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि, पहला कह रहा है देखें, एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। क्या है, एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। दूसरा कह रहा है कि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। क्या है, कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तीसरा कह रहा है कि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है। क्या है, किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है। जबकि चौथा कह रहा है कि कोई सदस्य स्वयं को मतदान से क्या दोस्तों अलग रखता है। और हमारा क्या कह रहा है, आगे देखें, हमारा पांचवा पॉइंट कह रहा है कि 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। क्या है, 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है अतः कोई भी नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है परंतु 6 माह के उपरांत नहीं। अतः कथन एक हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, कह रहा है अतः कोई भी नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है परंतु 6 माह के उपरांत नहीं। अतः कथन एक हमारा गलत है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे के पॉइंट क्या कह रहे हैं देखें, कह रहा है हमारा कि कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य घोषित करने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि सदन के अध्यक्ष को दल से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सदन द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। अतः यह कानून कोई समयावधि नहीं निर्धारित करता जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल का मामला विनिश्चित करना होता है। अतः कथन 2 हमारा सही है। प्रश्न क्या कह रहा था, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा था दोस्तों हमारा कि भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। और दूसरा कह रहा है कि यह कानून कोई समयावधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। तो दूसरा सही है, पहला हमारा गलत है। केवल 2 हम सही आंसर मार्क करेंगे। हम लोगों ने डिटेल व्याख्या देख लिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम 2022 में पूछे गए जो हमारे आगे के प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा दोस्तों यहाँ पे देखिए, कह रहा हमारा कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कि लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। क्या है, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। ठीक है, फिर कह रहा है हमारा दूसरा कि यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय
उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति है यह कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। ठीक है, फिर देखिए तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में जो कथन सही है वह है दोस्तों हमारा पहला और तीसरा। यानी कि दोस्तों लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे, यह हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करें, बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। फिर हमारा सेकंड पॉइंट गलत दिया गया है और दोस्तों तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। कह रहा है कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। क्या है, कह रहा है कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकता है, जबकि चौथा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। तो सही आंसर है पहला और थर्ड पॉइंट कि लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे, और तीसरा पॉइंट कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 और 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जबकि सेकंड और फोर्थ पॉइंट दोस्तों हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखते चलिए सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से, जो हमारी आगामी परीक्षा लगी हुई है उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए देखिए दोस्तों, जो हमारी विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर हमारा टॉपिक चल रहा था, और जो 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। क्या है, कह रहा है कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 1991 में लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से क्या चुनाव लड़ा था। क्या है, 1991 में लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। और तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। ठीक है, तो सही आंसर इसमें दोस्तों स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, यहाँ देखेंगे डाटा क्या कह रहा है, आगे की व्याख्या इसका हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति 2 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी नहीं बन सकता। अतः कथन 1 हमारा क्या है दोस्तों, सही नहीं है। ठीक है, अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। और कथन 1 क्या कह रहा था कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। तो व्याख्या हमारा कह रहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति 2 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी नहीं बन सकता है। अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि 1991 में लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध चुनाव परिणाम डाटा के अनुसार देवीलाल 1991 के चुनाव में केवल हरियाणा के रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। हालांकि 1989 में वे 3 सीटों रोहतक, सीकर व फिरोजपुर से चुनाव लड़े। अतः कथन 2 भी हमारा सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से क्या दोस्तों विजयी हुआ हो। ठीक है, देखिए यहाँ इसकी व्याख्या क्या कह रहा है, ऊपर देखिए, यहाँ देखिए इसकी व्याख्या क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ देखेंगे। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों यदि कोई प्रत्याशी एकाधिक निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव लड़कर जीत जाता है और बाद में किसी जीते हुए निर्वाचन क्षेत्र को खाली करता है
तो उसके उपचुनाव का खर्चा सामान्य स्थिति की तरह केंद्र सरकार ही उठाएगी। अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि यदि कोई प्रत्याशी एकाधिक निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव लड़कर जीत जाता है और बाद में किसी जीते हुए निर्वाचन क्षेत्र को खाली करता है तो उसके उपचुनाव का खर्चा सामान्य स्थिति की तरह केंद्र सरकार ही उठाएगी। अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है। कह रहा है ज्ञातव्य है कि संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से क्या दोस्तों बाहर कर दिया है। ठीक है, चलिए 2020 में जो पूछे गए प्रश्न है उसको देखेंगे हम। कह रहा है दोस्तों कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, क्या है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। क्या है, देखें फिर से। कह रहा है हमारा कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा क्या दोस्तों हटाई जा सकती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर है, देखिए, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और क्या है, उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सही आंसर ऑप्शन बी हम मार्क करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ कह रहा है पहला पॉइंट कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। क्या है, कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का क्या दोस्तों सदस्य नहीं है। ठीक है, फिर दोस्तों क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ कह रहा हमारा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निरहर्त हो जाता है, भले भी वह कारावास से क्या दोस्तों मुक्त हो चुका हो। ठीक है, तो कह रहा है उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन हमारे सही हैं, तो इसमें दोस्तों ना तो कथन 1 सही है और ना तो कथन 2 ही हमारा सही है। ठीक है, मार्क करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में दोस्तों 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। क्या है, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। ठीक है, फिर देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों अस्थायी तौर पर निरअहर्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखें जल्दी से दोस्तों, क्या दिया गया है यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना सुनिश्चित करता है। क्या है, अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना सुनिश्चित करता है। इस अनुच्छेद में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष निर्धारित की गई है और कह रहा है कि वहीं संविधान के अनुच्छेद 164(4) के प्रावधानों के अंतर्गत कोई मंत्री दोस्तों 6 माह तक बिना राज्य विधानमंडल की सदस्यता के अपने पद पर बना रह सकता है। उल्लेखनीय है कि उक्त 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनने वाले व्यक्ति की अहर्ता के संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उसकी अहर्ता का प्रश्न तभी उठता है जब वह विधानमंडल की सदस्यता लेने जाता है, जहां अनुच्छेद 173 ख के अनुसार राज्य विधानसभा की सदस्यता हेतु उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष व विधान परिषद हेतु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। इस प्रकार अनुच्छेद 164(4) व 173 ख दोनों के अनुसार 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनने हेतु किसी व्यक्ति के मतदान के लिए योग्य होने की अनिवार्यता नहीं है। अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना सुनिश्चित करता है। कह रहा है कि इस अनुच्छेद में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 164(4) के प्रावधानों के अंतर्गत कोई मंत्री, ठीक है, फिर देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा ध्यानपूर्वक, आगे देखिए यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है दोस्तों हमारा
कि कोई मंत्री 6 माह तक बिना राज्य विधानमंडल की सदस्यता के अपने पद पर बना रह सकता है। उल्लेखनीय है कि उक्त 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनने वाले व्यक्ति की अर्हता के संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उसकी अर्हता का प्रश्न तभी उठता है जब वह दोस्तों क्या विधानमंडल की सदस्यता लेने जाता है, जहां अनुच्छेद 173 ख के अनुसार राज्य विधानसभा की सदस्यता हेतु तो उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष व विधान परिषद हेतु आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। इस प्रकार अनुच्छेद 164(4) व 173 ख दोनों के अनुसार 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनने हेतु किसी व्यक्ति के मतदान के लिए योग्य होने की अनिवार्यता नहीं है। अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) उपबंध करती है कि कोई भी व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है तथा उसे 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास भेजा गया है, कारावास से मुक्त होने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए निरअर्थ रहेगा। अतः कथन 2 भी सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। देखेंगे ध्यानपूर्वक हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, जो कि दोस्तों हमारा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। विधायिका हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आवाहन कर सकता है। क्या है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। तो गलत दिया गया है दोस्तों हमारा। क्या है, पहला पॉइंट सही है दोस्तों हमारा। ठीक है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आवाहन कर सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर दूसरा हमारा कह रहा है पॉइंट कि भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। ठीक है, फिर से देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आवाहन कर सकता है। बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। यह पॉइंट हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है कि 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 3 हमारा पॉइंट सही दिया गया है। ठीक है, व्याख्या देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 85 के क्या है, संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन संबंधी उपबंध हैं। कह रहा है कि इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय एवं स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है। अतः कथन 1 हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि सामान्यतः 1 वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई तक दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है हमारा मानसून सत्र जुलाई से सितंबर। क्या है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर एवं शीतकालीन सत्र दोस्तों नवंबर से दिसंबर। किंतु संविधान में यह उपबंध नहीं है कि 1 वर्ष में संसद के 3 सत्र होंगे। अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा कि सामान्यतः 1 वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र दोस्तों जुलाई से सितंबर एवं शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। किंतु संविधान में यह उपबंध नहीं है कि 1 वर्ष में संसद के 3 सत्र होंगे। अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है संविधान के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक एवं आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, परंतु 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। अतः कथन 3 हमारा सही है। ठीक है, क्या है, कह रहा है हमारा कि संविधान के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक एवं आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, परंतु 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। अतः कथन 3 हमारा सही दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा था। पहला कह रहा था कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा था कि भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा था दोस्तों हमारा कि 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो सही आंसर मार्क करेंगे फर्स्ट और थर्ड। एक बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड, जबकि दूसरा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ देखें
कह रहा दोस्तों कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। क्या है, राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है, तो सही आंसर मार्क करेंगे संविधान में संशोधन करने के विषय में। क्या है, फिर देखिए, कह रहा है राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है, तो याद रखिए दोस्तों संविधान के संशोधन करने के विषय में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे, जो हमारा 2020 में पूछा गया 5वां प्रश्न है उसकी तरफ। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों लेजिस्लेचर। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा देखिए कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें दोस्तों वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण यानी कि दी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित किया रहता है या सम्मिलित रहता है, या पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आवेदन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। क्या है, फिर देखिए, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें दोस्तों वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण यानी कि दी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है या पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है, तो सही आंसर मार्क करेंगे राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। ठीक है, फिर देखिए कि बिना, क्या कह रहा है दोस्तों कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण यानी कि दी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है, तो याद रखें राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। ठीक है, वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण यानी कि दोस्तों राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की धारा 3 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के विवरण सहित अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाओं का मूल्यांकन शामिल है। ठीक है, इसमें सकल घरेलू उत्पाद विकास दर, केंद्र सरकार का राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के वैदेशिक क्षेत्र संतुलन से संबंधित अनुमान भी शामिल होते हैं, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2019 में जो हमारी लेजिस्लेचर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में, क्या है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए दोस्तों, विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। क्या है, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट हमारे क्या दोस्तों सही दिए गए हैं, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सही हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ। सारे प्रश्न दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलें। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम देखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीएससी में फैक्ट दोस्तों रिपीट करते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखिए पहला कह रहा है संसद निरअर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरअर्हता से छूट देता है। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है दोस्तों संसद निरअर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरअर्हता से छूट देता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था, और तीसरा कह रहा है कि शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली बात परिभाषित किया गया है। तो तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है, पहला और सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि संसद निरअर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरअर्हता से छूट देता है। क्या है, संसद निरअर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरअर्हता से छूट देता है। दूसरा कह रहा है कि उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था, और तीसरा कह रहा है कि शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो यह हमारा तीसरा पॉइंट गलत है और सही आंसर होगा केवल फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए देखेंगे यहाँ व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे कह रहा दोस्तों कि कथन 1 सही है, क्योंकि संसद निरअर्हता निवारण अधिनियम
अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निरर्हता से क्या देता है दोस्तों, छूट देता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा है चूंकि इस अधिनियम में अब तक 5 बार संशोधन यानी कि 1993, 1999, 2000, 2006 तथा 2013 किया जा चुका है, अतः कथन 2 भी हमारा सही है। क्या है, कह रहा है कि चूंकि इस अधिनियम में अब तक 5 बार संशोधन 1993, 1999, 2000, 2006 तथा 2013 किया जा चुका है, अतः कथन 2 भी हमारा सही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कथन 3 गलत है क्योंकि भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों यथा अनुच्छेद 102 1 क तथा अनुच्छेद 191 1 क में दोस्तों हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि हमारा कथन 3 गलत है क्योंकि भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों यथा अनुच्छेद 102 1 क में तथा अनुच्छेद 191 1 क में हुआ है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, यहाँ देखिए, कह रहा है कि संसद निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था, यह भी हमारा सही है। और तीसरा कह रहा है कि शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो यह पॉइंट हमारा गलत है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन 1 एंड सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, केवल 1 और 2। ठीक है, चलिए 2018 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। ठीक है, यहाँ देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। 2018 में पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है, कह रहा दोस्तों कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखिए कि किसी विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। क्या है, किसी बिल विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक। चलिए देखिए, कह रहा है धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध क्या होते हैं दोस्तों, होते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही दिया गया है कि धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि दोस्तों धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा, यही स्टेटमेंट धन विधेयक के संबंध में गलत दिया गया है। ठीक है, डी कह रहा है कि धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। क्या है, धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। तो यह भी स्टेटमेंट दोस्तों हमारा सही दिया गया है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी हमारा, धन विधेयक से संबंधित गलत दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित नहीं है, क्योंकि धन का विनियोजन भारत की संचित निधि से होता है, इसलिए कथन सी हमारा सही नहीं है, जबकि कथन ए, बी एवं डी हमारे सही हैं। क्या है, कह रहा है कि धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित नहीं है, क्योंकि धन का विनियोजन भारत की संचित निधि से होता है, इसलिए कथन सी सही नहीं है, जबकि कथन ए, बी एवं डी हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2018 में जो हमारे आगे के प्रश्न पूछे गए हैं उसकी तरफ। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए ध्यानपूर्वक। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है विधानसभा का कि अध्यक्ष यदि विधानसभा का की सदस्य नहीं रहता या रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा या कर देगी। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा या कर देगी। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। इसमें कह रहा है जो सही है वह है ऑप्शन ए, केवल एक, यानी कि विधानसभा का या की अध्यक्ष यदि विधानसभा का की सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद क्या करेगा दोस्तों, रिक्त कर देगा या कर देगी। ठीक है, कह रहा है विधानसभा का की अध्यक्ष यदि विधानसभा का की सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगी, या बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, जबकि दूसरा कह रहा है कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा या कर देगी, यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे केवल फर्स्ट, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे हमारे 2018 में पूछे गए आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न जो कह रहा है हमारा, देखेंगे उसको ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए
चलिए, कह रहा है दोस्तों कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या संसद द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों यानी कि डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। क्या है? अधीनस्थ विधान समिति संबंधी। इस पॉइंट को फिर से देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या संसद द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों यानी कि डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो सही आंसर मार्क करेंगे अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। ठीक है, यहाँ व्याख्या देखें। कह रहा है कि विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद अथवा संविधान द्वारा कार्यपालिका को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, इस पर अधीनस्थ विधान समिति विचार करती है और प्रतिवेदन करती है। कह रहा है दोनों सदनों में समिति की सदस्य संख्या 15 होती है। इसका गठन 1953 में किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद अथवा संविधान द्वारा कार्यपालिका को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, इस पर अधीनस्थ विधायन समिति विचार करती है और प्रतिवेदन देती है। दोनों सदनों में समिति की सदस्य संख्या 15 होती है। इसका गठन 1953 में किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, 2018 में पूछे गए चौथे नंबर प्रश्न को हम देखेंगे और टॉपिक चल रहा था विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। चलिए देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कि पहली लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़ा राजनीतिक दल क्या थी दोस्तों? स्वतंत्र पार्टी। क्या है? पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। ठीक है, फिर कह रहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। फिर तीसरा कह रहा है कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें जो सही दिया गया है वह है केवल 2। ठीक है, पहला पॉइंट भी हमारा दोस्तों गलत दिया गया है और तीसरा पॉइंट भी दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि पहली बार 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को क्या दोस्तों मान्यता दी गई थी। क्या कह रहा है यहाँ देखें, कह रहा है हमारा यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए कि पहली बार 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दी गई। अतः कथन 2 सही है, जबकि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा दल दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, ना कि स्वतंत्र पार्टी। क्या है? अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। फिर देखिए, पहली बार 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दी गई थी। अतः कथन 2 हमारा सही है दोस्तों, जबकि हमारा पहला कथन कह रहा है जबकि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा दल दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, ना कि स्वतंत्र पार्टी। अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि पहली बार 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दी गई थी। अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है, जबकि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा दल दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, ना कि स्वतंत्र पार्टी। अतः कथन 1 भी हमारा सही नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा था कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। तो देखेंगे दोस्तों इसके लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। यहां देखिए ऊपर क्या रहा दोस्तों हमारा, देखिए कि विपक्ष के नेताओं के वेतन एवं भत्ते संसदीय अधिनियम 1977 के अनुसार, क्या है, विपक्ष के नेताओं के वेतन एवं भत्ते संसदीय अधिनियम 1977 के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के लिए किसी दल के पास लोकसभा की कुल सीटों का 10% अथवा 55 सीटें होनी चाहिए। अतः कथन 3 हमारा भी सही नहीं दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि विपक्ष के नेताओं के वेतन एवं भत्ते संसदीय अधिनियम 1977 के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के लिए किसी दल के पास लोकसभा की कुल सीटों का 10% अथवा 55 सीटें होनी चाहिए। अतः कथन 3 भी हमारा सही नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा था यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक। चलिए देखिए, कह रहा था दोस्तों हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा था कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। गलत है। हमारा सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल था दोस्तों वह था विपक्ष में, वह था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ना कि स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, इसीलिए पहला पॉइंट गलत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई, यह पॉइंट बिल्कुल सही है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है।
यह भी पॉइंट हमारा गलत है दोस्तों, क्योंकि विपक्ष के नेताओं के वेतन एवं भत्ते संसदीय अधिनियम 1977 के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के लिए किसी दल के पास लोकसभा की कुल सीटों का 10% अथवा 55 सीटें होनी चाहिए, ना कि 75 सीटें। यह हमारा 75 सदस्य, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, यहाँ 55 होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2017 में जो हमारे पूछे गए प्रश्न हैं उनकी तरफ, और हमारा टॉपिक चल रहा था लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। ठीक है, चलिए देखिए 2017 में जो विधायिका से पूछे गए प्रश्न है, कह रहा है भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। सही आंसर मार्क करेंगे, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, फिर देखिए व्याख्या इसका देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है प्रश्न हमारा कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो कि निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे, ना तो 1 ही ना ही 2। और ऑप्शन हम देखेंगे व्याख्या इसका क्या दिया गया है। कह रहा है कि मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है तथा मंत्री को छोड़कर शेष किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। और कह रहा है कि हाल ही में संसद में गैर सरकारी विधेयक पेश तो किया गया है लेकिन पारित नहीं हो पाया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए कि मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है तथा मंत्री को छोड़कर शेष किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। और कह रहा है कि हाल ही में संसद में गैर सरकारी विधेयक पेश तो किया गया है लेकिन पारित नहीं हो पाया है। तो हमारे दोनों पॉइंट दोस्तों गलत दिए गए हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2017 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। देखिए ध्यानपूर्वक, कह रहा है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। क्या है, फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। फिर देखिए निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। फिर देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर होगा सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। कह रहा है कि मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों में से एक सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। अतः प्रश्न के संदर्भ में विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे हमारे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। सारे प्रश्नों को दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते चलिए, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी की परीक्षाओं में फैक्ट दोस्तों रिपीट करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों देखेंगे हमारा जो 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखें यहाँ क्या कह रहा है। 2017 में जो पूछा गया प्रश्न है, यहाँ तीसरा प्रश्न उसको देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, क्या है, देखिए 2017 में पूछा गया प्रश्न, हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों लेजिस्लेचर। ठीक है, कह रहा है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, क्या है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि सही आंसर मार्क करेंगे कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति क्या दोस्तों उत्तरदायी बनी रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि संसदीय स्वरूप के शासन में कार्यपालिका अर्थात सरकार तभी तक बनी रह सकती है जब तक विधायिका का समर्थन हासिल हो। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में चर्चा करें तो केंद्र सरकार को लोकसभा में तथा राज्य सरकार को विधानसभा में बहुमत हासिल करना होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका का समर्थन हासिल करना जरूरी नहीं रहता है। अतः
संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है हमारा तीसरा प्रश्न कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति क्या उत्तरदायी बनी रहती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण करती है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो याद रखिए दोस्तों, सही आंसर मार्क करेंगे स्थगन प्रस्ताव, फिर है हमारा प्रश्नकाल और फिर है दोस्तों अनुपूरक प्रश्न। तीनों हमारे पॉइंट दोस्तों सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी हम सही आंसर मार्क करेंगे। फिर देखिए कह रहा है कि भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो याद रखिए दोस्तों, स्थगन प्रस्ताव भी होगा, प्रश्नकाल भी होगा और अनुपूरक प्रश्न भी होगा। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे तीनों पॉइंट सही दिए गए हैं। देखिए, भारत की संसद मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने के लिए प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव इत्यादि का प्रयोग करती है। अतः तीनों विकल्प हमारे क्या हैं दोस्तों, सही दिए गए हैं। क्या है, भारत की संसद मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने के लिए प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव इत्यादि का प्रयोग करती है। अतः तीनों विकल्प हमारे क्या हैं दोस्तों, यहाँ पे सही दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 2017 में जो पूछे गए प्रश्न है, पांचवें प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। फिर देखिए कह रहा है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। तो याद रखिए भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ छठवें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो कि 2017 में हमारा पूछा गया है दोस्तों। यहाँ देखिएगा छठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। क्या है, कह रहा है लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है हमारा क्या कि भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो इसमें दोस्तों ना तो पहला पॉइंट सही है ना ही दूसरा पॉइंट सही है। फिर देखिए कि लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखेंगे क्या कह रहा है। नीचे देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों कि लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के प्रतिनिधि क्या है, कह रहा है कि लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इनमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जाता है। इसमें 50% मत प्राप्त करने जैसी कोई बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, फिर देखिए कि लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इनमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जाता है। इसमें 50% मत प्राप्त करने जैसा कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है कि संविधान में इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं है कि लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है, परंतु व्यवहार में इसे परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि संविधान में इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं है कि लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को, परंतु व्यवहार में इसी परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे हमारा विकल्प डी, यानी कि ना तो पहला ही पॉइंट सही दिया गया है ना कि दूसरा पॉइंट भी सही नहीं दिया गया है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, ना तो एक ही ना ही दो। ठीक है, चलिए 2016 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। टॉपिक चल रहा था दोस्तों लेजिस्लेचर। ठीक है, यहाँ देखिए विधायिका 2016 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है, यहाँ देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, पहला देखिए पॉइंट पढ़िए कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वां पर व्यवगत या लैप्स हो जाता है। क्या है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वां पर व्यवगत या लैप्स हो जाता है। तो इसमें सही आंसर जो मार्क करेंगे दोस्तों, दूसरा देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है,
दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। क्या है? राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा पॉइंट हमारा सही दिया गया है। फिर देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत हो जाता है, तो पहला पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, यह पॉइंट हमारा सही है। याद रखिएगा कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। और पहला पॉइंट कह रहा था कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत हो जाता है, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, दूसरा पॉइंट सही है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी केवल 2। इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, यहां देखिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, व्याख्या देखिए क्या कह रहा है, यहां ऊपर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहां व्याख्या कह रहा है दोस्तों हमारा कि अनुच्छेद 107(3) के अनुसार लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत नहीं होता है। क्या है? अनुच्छेद 107(3) के अनुसार लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि वही अनुच्छेद 107(4) के अनुसार राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अतः यह विधेयक बना रहता है। नई लोकसभा के गठन के पश्चात यह विधेयक लोकसभा में भेजा जा सकता है। अतः कथन 1 हमारा असत्य है तथा कथन 2 हमारा दोस्तों सत्य है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 107(3) के अनुसार लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत नहीं होता है। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 107(4) के अनुसार राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अतः यह विधेयक बना रहता है। नई लोकसभा के गठन के पश्चात यह विधेयक लोकसभा में भेजा जा सकता है। अतः कथन 1 असत्य है तथा कथन 2 हमारा सत्य है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहां देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधेयक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प। तो याद रखिए दोस्तों सही आंसर मार्क करेंगे राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। क्या है? कह रहा है कि राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों लेजिस्लेचर, जहां में हम लोगों ने 2016 तक के प्रश्न को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।